बाजार बोलता है। इसमें एफआईएसडीआईज का डेटा हम डेली पढ़ते हैं इस समय पर और देखते हैं कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। तो एफआईएसडीआईज की तरफ से खरीदारी ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एफआईज कल खरीद के ले गए, डीआईज कल खरीद के ले गए, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस अनसर्टेन समय में अगर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं ना, तो वो बहुत पढ़ लिख के बाय करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब पढ़े लिखे लोग बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी सारे रिस्क रिटर्न सब कैलकुलेट करके तब जा रहे हैं मार्केट में। तो इससे एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है, वो सेंटीमेंट है आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस देख लेते हैं। अमेरिकन मार्केट्स तो कल बंद थे, तो वहाँ से तो कोई इंडिकेटर है नहीं। ये जो भी आ रहा है आपके सामने 44 पॉइंट डाउ, ये परसों की क्लोजिंग वाला है। अब देखते हैं शंघाई, हैंसेंग और कोस्पी। यहाँ पर करीब हैंसेंग और कोस्पी में 1-1% की तेजी है। निकाई और शंघाई फ्लैट है। अब आगे बढ़ते हैं और गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। गेनर्स कौन से हैं? तो आज के टॉप गेनर्स में एफसीएल यहाँ पर करीब 8% का उछाल, एंड्योरेंस में करीब 6.5%, पीएफसी में 5.5%, सनफ्लैग आयरन और आरईसी इन दोनों में ही करीब 4 से 4.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप लूजर्स में जो काउंटर अभी इस समय स्ट्रेंथ खोए हुए बैठे हैं, उस पर सन टीवी, हीरो मोटोकॉर्प, सीमेंस इंटेलेक्ट डिजाइन और एलटीआईएम यहाँ पर करीब 2.5% से लेकर 3.5% तक की गिरावट सभी में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो चल रही है ईरान इजराइल, और देखिए उसमें अपडेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। आज मार्केट तेज क्यों है, क्यों संभला है मार्केट, उसके पीछे कुछ वजह है। आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा अहम है इस लड़ाई के लिए, क्योंकि अगर आज चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई तो थोड़ा सा मामला फंस जाएगा नेक्स्ट वीक। और वो खबर क्या है? आज ईरान के विदेश मंत्री यूरोप के टॉप लीडर्स से मिलने वाले हैं। आज ये मीटिंग होगी जेनेवा में और वहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के लीडर्स ईरान के विदेश मंत्री से मिलेंगे। अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम निकला तो ठीक, हो सकता है कि आपको मंडे की मार्केट की हालत और अच्छी दिखे। लेकिन अगर कुछ आउटकम नहीं निकला तो थोड़ा सा मार्केट फंस सकता है। दूसरा, ईरान के विदेश मंत्री ने भी बातचीत से सुलह की इच्छा जताई है। बुधवार को उनका जो स्टेटमेंट था वो यही था। अभी भी ईरान यही बोल रहा है कि युद्ध हम पर थोपा गया है, हम नहीं लड़ रहे। दूसरा, अमेरिका 2 हफ्ते में जंग में उतरने का फैसला लेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। उन्होंने कहा कि मैं उतर भी सकता हूं, नहीं भी उतर सकता हूं, ये मुझे ही पता, किसी को नहीं पता। अब डोनाल्ड ट्रंप शायद बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर देख रहे हैं कि जंग में उनको जाना है इजराइल के साथ या नहीं, क्योंकि इजराइल उन पर प्रेशर बनाए हुए है कि आप युद्ध में आइए। बातचीत से हल निकालने पर जोर दिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं। चीन, रूस ने भी यही बातचीत से हल निकालने पर जोर दिया है। दोनों देश की तरफ से ईरान को सीधे तौर पर कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं अभी तक चीन और रशिया। इनडायरेक्टली उन्होंने इंटरनेशनल मंच पर बोला है, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट की कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। अविनाश सर, कितना डिसाइसिव डे है आज? अगर यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनसे जब ये ईरान के विदेश मंत्री मिलेंगे, अगर पॉजिटिव निकला तो सर ये वही वाला हाल हो जाएगा जैसा कि आपको याद होगा भारत पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। फ्राइडे तक इतनी स्थितियां खराब थीं, सैटरडे को स्थितियां खराब थी, अचानक से संडे को एक सीज फायर आया और मंडे को मार्केट पलट गया, 3000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर चला गया था। ऐसा तो नहीं कि हम इसी तरह की कोई शुरुआत देखें मंडे को, या उसके विपरीत भी देख सकते हैं अगर आज बात नहीं बनी तो? नहीं, मुझे लग रहा है कि विवेक, क्लियरली जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का मसला है वहां पे अगर कोई एग्रीमेंट होता है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर का फैसिलिटी ईरान ने काफी ज्यादा एस्टेब्लिश की थी और वही एक रीजन था जो इसराइल को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। और हो सकता है अगर यूरोप में भी ये बातें होती है, अगर ईरान एग्री होता है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज कम करेंगे या उसमें कुछ कटौती करेंगे, तो मेरे ख्याल से बात आगे बढ़ सकती है। बट अगर मान के चलिए वहां पे कोई प्रोग्रेस होता नहीं है स्पेसिफिकली न्यूक्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली देखिए सारे वर्ल्ड को खतरा है कि ईरान के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो वो डेफिनेटली अगर यूज करती है तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये मैटर बहुत सेंसिटिव है, तो ये अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोल्यूशन आता है तो बात अच्छी है। अगर मान के चलिए इस सोल्यूशन पे कोई नतीजा आता नहीं है या मैटर वही का वही रहता है, तो डेफिनेटली देन दिक्कतें बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से देखिए आज का दिन तो एम है, लेकिन एक मीटिंग में ये मसला सॉल्व होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है।
लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इस बारे में जानना चाहेगी कि क्या व्यू पॉइंट है यूरोप का ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, और वो अगर थोड़ा बहुत वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कोई सिग्नल देखता है या अच्छी बातें होती है, तो डेफिनिटली मार्केट्स मंडे को अच्छा बाउंस बैक देंगे। तो दो चीज़ें हैं इस समय मार्केट में जो जब इस तरह का मार्केट होता है, जैसे आज 700 पॉइंट सेंसेक्स और निफ्टी में भी अच्छी तेजी आ चुकी है अब 200 पॉइंट की। प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि ऐसे में अपनी पोजीशन को हल्की कर कर जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोमवार को ये दिन याद आए फ्राइडे का कि मौका मिल रहा था, कुछ पोजीशन हल्की कर सकते थे, या सोमवार को अगर आज पोजीशन हल्की कर गए तो सोमवार को फिर ये दिन याद आए कि शुक्रवार को ऐसा क्यों कर कर गए। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होगा आज कि आज डिसीजन लेने के लिए मतलब एक तरह से तलवार लटकी हुई है सर पे कि क्या करना, क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्सपायरी पर भी जाना है। जो एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं, थर्सडे को एक्सपायरी है, कॉल्स पुट के प्रीमियम शेड हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ। ऐसे में सर जो ट्रेडर्स बंधु हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनके लिए आपकी कोई खास राय? नहीं, जैसे मैंने कहा कि देखिए ये मार्केट शॉर्ट टर्म और मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट मार्केट है। अगर ये अपना स्टॉप लॉस सही में नहीं रखते तो इनके लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा तो मानना है कि देखिए अगर शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग व्यू लेके काम करना है तो अपना स्टॉप लॉस अच्छी तरह से मेंटेन करिए और अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। अगर मान के चलिए कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है और यूएस वॉर में एंटर करता है तो सिचुएशन और कभी खराब हो सकती है। और 24,500 का लेवल मेरे ख्याल से हमारे मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट में। ऊपरी लेवल पे मैंने जैसे कहा कि 25,000 का लेवल तब बढ़ेगा जब मार्केट को एक कन्विंसिंगली अच्छा पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा कि आगे ये वॉर रुकने वाला है और बेसिकली अभी आगे कोई बमबारी या कोई वॉर नहीं होगी, तो उसके बाद ही चलेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको वेट एंड वॉच ही करना है और आपको लगे रहना है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि बाजार 700 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी भी ऊपर है। देखिए ऐसे टाइम पे थोड़ा-सा सोच समझ के आपको निवेश करना है। निवेश के लिए भी मुझे लगता है कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आपको मौके ज़रूर मिलेंगे। मार्केट में बहुत जल्दी जभी भी कोई शेयर भाग जाता है, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपरी लेवल पे ये जो बिल्टअप हो गया है, ये एक्सपेक्टेशन का बिल्टअप हो गया है। जैसे ही एक्सपेक्टेशन कम होती है, आपको वापस बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। तो खरीदने के समय पे भी आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना है और बिकवाली के लिए तो अगर ट्रेडर है, तो अच्छा स्टॉप लॉस रख के काम करिए। बिल्कुल ठीक है सर। अ, अगली खबर सर, जो मार्केट सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट डरता है वो क्रूड ऑयल से डरता है, लेकिन क्रूड ऑयल पर हमेशा बार बार ये आता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जिसको कि बंद कर सकता है ईरान, और वहाँ से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। अ, ऊपरी स्तरों से क्रूड ऑयल की कीमतें थोड़ी सी फिसलती हुई नज़र आई कल, और अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करना ईरान के लिए एक बड़ी मुश्किल है। ये हम नहीं कह रहे, ये जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट कह रही है। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने बंद करने की कोशिश की तो सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा अमेरिका से। ये उनके अमेरिका को सीधी चुनौती भी है। और दूसरी चीज़, ये तो दुश्मनों की बात हो गई ईरान के कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करेंगे तो जो दूसरे देश हैं अमेरिका या भारत दुश्मन देशों में तो नहीं है, लेकिन हाँ और जो बहुत सारे देश हैं जो उनको लगता है कि दुश्मनों की लिस्ट में है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं, ईरान के जो मित्र देश है, सबसे बड़ा मित्र देश चाइना, उसको भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता, चाइना भी नहीं चाहता कि ये रास्ता बंद हो, क्योंकि हुर्मुज का बड़ा हिस्सा ओमान के पास है, पहली बात, और इतना आसान नहीं होगा ईरान को ये रास्ता बंद करना। तो ओमान की भी सहमति चाहिए, तो ओमान शायद मानेगा भी नहीं। दूसरा, चीन ईरान से सबसे बड़ा तेल का परचेजर भी है, और ईरान के कुल एक्सपोर्ट में करीब 75% जो एक्सपोर्ट होता है वो चीन को होता है। यानी कि जितना तेल वो बेचता है उसका 75% तेल तो वो चीन को बेच देता है। साथ ही अगर देखें तो ट्रेडिंग पार्टनर भी बहुत बड़े हैं, चीन और ईरान। तो ऐसे में ईरान चीन से इस समय जब उसको पैसे की भी ज़रूरत होगी युद्ध लड़ने के लिए, तो वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर और सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर से पंगा नहीं लेना चाहेगा। अविनाश सर, जो एक डर है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वाला, ये कितना वाजिब बनेगा अगर इन केस बाजी पलट जाती है? नहीं होती आज बात यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ ठीक से नहीं होता, मान लीजिए कोई समझौता, हम लोग देखें कि अगले हफ्ते भी युद्ध चल रहा है और अमेरिका को बीच में फिर कूदना ही पड़ेगा, आज नहीं तो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में उनको कूदना पड़ेगा।
ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करना और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, इस पर बताइए। और जैसा मैंने बताया कि ये ओमान के पास से उसका बड़ा हिस्सा है, वो कितना मानेगा। जेपी मॉर्गन भी कह रहा है कि भाई अमेरिका युद्ध पे उतर आएगा तुरंत ही, चाइना भी थोड़ा सा रुष्ट हो जाएगा। ऐसे में सही रहेगा ये? नहीं, मेरे ख्याल से ये अगर होता है कि कोई समझौता होता नहीं है, यूएस इस वॉर में एंटर करता है, तो डेफिनेटली सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। देखिए, क्रूड की कीमतें इमीडिएटली और बढ़ेगी। अभी तो क्रूड करीबन 78-79 डॉलर्स पर बैरल है, जो मेरे ख्याल से $65 था। तो यहाँ पे आपको और शॉर्ट टर्म में और तेजी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होता है तो कहीं न कहीं बहुत सारे देशों के लिए तकलीफ होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं देखिए, मुझे लगता है मार्केट्स चाहेगा कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर होता है तो इमीडिएटली सेंटिमेंट जो हम अभी आज बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, उसमें बिल्कुल उल्टा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स भी इफेक्ट होंगी और उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। तो तब तो मेरे ख्याल से 24,500 जो हमारे लिए निफ्टी का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निचले लेवल पे मार्केट अगर ये लेवल मेंटेन करता है तो ठीक है, बट अगर नहीं करता है तो हमारे यहाँ पे भी आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हम्म, ठीक है। तो एक सेल ऑफ यहाँ के मार्केट में अगर देखने के लिए मिलेगा, अगर आम सहमति नहीं बनती है और स्टेट ऑफ हुर्मुज को वो बंद कर देते हैं। हालांकि उनके लिए बंद करना इतना आसान नहीं होगा, 3 टर्म्स एंड कंडीशन उनको उनके दिमाग में खुद होंगी, और अभी तक ईरान ने ज़्यादा इस पर बात भी नहीं की है। अमेरिका से पंगा लेना, चीन को नाराज़ करना और साथ ही ओमान को मनाना, ये तीनों चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी सर। लेकिन इस बीच में शिप का इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। जो रेड सी और पर्सियन गल्फ से आवाजाही है वो महंगी हो गई है, शिपिंग रेट्स इसलिए बढ़ भी रहे हैं। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उस एरिया से निकलने के लिए शिप का ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। पहले इंश्योरेंस कंपनियां केवल ओवरऑल शिप वैल्यू का 0.125% चार्ज किया करती थी, उन्होंने अब ये वैल्यू बढ़ाकर 0.20% कर दिया है। वैसे तो ये परसेंटेज टर्म में बहुत कम दिख रहा है कि 0.125 से 0.2, लेकिन अगर आप इसको वैसे वैल्यू टर्म में, जब करोड़ों में का माल होता है एक शिप में, और उसकी वैल्यू अगर इवेल्युएट करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा बैठेगा। और वैसे भी अगर आप रेट देखो तो लगभग 50% से ज़्यादा रेट बढ़ा दिया है इंश्योरेंस कंपनीज ने। सर, ये कितना हार्मफुल या कितना इम्पैक्टफुल है शिपिंग कंपनियों के लिए ऐसे में, जो कि इतने महंगे इंश्योरेंस के साथ अब शिप चला रही हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जी शिपिंग, श्रेयास जैसी कंपनियां? नहीं, इनके लिए तो दिक्कतें बढ़ेंगी। देखो विवेक, जो भी इंश्योरेंस का पैसा है जो कॉस्ट देते हैं, अल्टीमेटली कस्टमर को ही पे करना है। वो खुद अब इसको बेयर नहीं कर पाएंगे लंबे अवधि के लिए। और अगर मान के चलिए कि अगर कस्टमर में एग्रीमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजनेस भी इनको लूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये ऐसा कॉस्ट है जो ओवरऑल हम सप्लाई लॉजिस्टिक कॉस्ट मान के चलते। अगर ये कॉस्ट कस्टमर को पास थ्रू करने के लिए ज्यादा समय लगता है तो मेरे ख्याल से जो करंट ऑर्डर्स है जहाँ पे ये पास थ्रू नहीं कर पाते, वहां पे तो इनका मार्जिन कम होगा। बट नए ऑर्डर्स के लिए तो इनको ये कॉस्ट फैक्टर करके ही इनका फ्रेट रेट डिसाइड करना पड़ेगा। तो नेट नेट तो डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि जब भी कॉस्ट बढ़ता है तो उसको डेफिनेटली डिमांड को इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, शिपिंग कंपनीज का नतीजे अप्रैल टू जून के क्वार्टर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जुलाई टू सितंबर में होपफुली अगर ये वॉर आगे बढ़ता है और ये इंश्योरेंस के रेट्स एलिवेटेड रहते हैं तो इनके लिए डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है सर। अगली खबर सर, एफआईज ये थोड़ा सा सेंटीमेंट को संभाल रहे हैं पिछले 3 दिन से। हालांकि इनके खरीदारी के बावजूद भी मार्केट में सेलिंग ब्रॉडर वे में रही है। एफआईज ने लगातार 3 दिन से भारत में खरीदारी की है। 11 से 16 जून तक एफआईज ने भारत में बिकवाली की थी। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और 11 जून से टेंशन पीक पर आ चुकी थी। मतलब 11 जून से एक्चुअली ये प्रॉब्लम, पहले तो मार्केट इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन 11 जून से लोगों को लगा कि हाँ, ये शायद टेंशन एस्केलेट हो रही है और कभी भी अटैक हो सकता हो। 13 जून को फाइनली अटैक भी हुआ। तो केवल 2 ही दिन मिले इस बार तो जो वहाँ पर टूरिस्ट थे उनको भी भागने की भी टाइम नहीं मिला, वो भी सब लोग हल्के में ही ले रहे थे। देखिए आप, 11 से 16 जून ये वो समय है जब टेंशन शुरू हुई। 11 जून को टेंशन शुरू हुई, 446 करोड़ का माल बेचकर चले गए एफआईज। 12 जून को जब टेंशन बिल्कुल पीक लगने लगी थी तो 3831 करोड़ का माल बेच गए। 13 जून जब वॉर ही शुरू हो गया तो 1264 करोड़ का माल बेचा। अगले जो दिन था वो था सैटरडे संडे, तो उस दिन तो मार्केट बंद था। 16 जून को
2539 करोड़ का माल बेचकर चले गए एफआई। 17 जून, 18 जून और 19 जून यहाँ पर 3 दिन में एफआईज ने माल खरीदा है। सर कैसे देखें एफआईज जो ये माल खरीद रहे हैं, इससे एक चीज़ तो क्लियर लग रही है कि सर कहीं ना कहीं वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं और बहुत कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कोई खास वजह आपको लग रही है उनकी खरीदारी की? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये जो भी बाइंग हो रही है ये ज्यादातर इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि एफआईएस कोई ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। और हम्म। दूसरी बात मुझे लगता है कि देखिए इनके पास बहुत सारे एफआईएस है, जो हेज फंड्स है, जो शॉर्ट टर्म में भी पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग टर्म में भी पोजीशन लेते हैं। तो ये ब्रॉडर नंबर देख के हम ये बात एज्यूम नहीं कर सकते कि वो तेजी में आ गए हैं या मंदी में आ गए। बट एक बात तो क्लियर है कि एटलीस्ट नियर टर्म में तो जो 25,000 का लेवल है वहां पे वैल्यूएशंस मार्केट्स के काफी फेयरली प्राइस्ड है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट सस्ता है, मार्केट भी फेयरली फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है, उसके बाद होटल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, हाउसिंग है। तो यहाँ पे डेफिनेटली निवेश के मौके मेरे ख्याल से ये लोग एफआईएस देख रहे हैं। तो सिलेक्टिव बाइंग होगी, बट मेरे ख्याल से पूरी तरह से ट्रेंड को बदलने के लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय पे देखिए एक एफआई का नंबर देख के आप एज्यूम नहीं कर पाते कि पूरा सेंटिमेंट ही अच्छा हो गया है। ये लोग इन्वेस्टिंग बाइंग करते हैं, एक दिन बाइंग करने के बाद 2 दिन ये बिकवाली भी कर सकते हैं। तो आई थिंक वो बात ध्यान इन्वेस्टर को ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी ट्रेंड देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ 3 दिन तो एफआईज का ट्रेंड थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रहा। मतलब उनकी एक तरफा जो सेलिंग हुआ करती थी भारतीय बाजार में वो रुक गई है और बीच में वो कभी बाय में आते हैं कभी सेल में आते हैं। दैट मीन्स कि उनको कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी दिखती रहती हैं बीच बीच में इंडियन मार्केट में। यही सबसे बड़ी चीज़ है। मार्केट को अगर कुछ चीज़ ऊपर लेकर जाएगी तो वो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी होगा। सर एक और इम्पॉर्टेंट खबर, आरबीआई से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक बड़ा बूस्टर मिला है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियम आसान कर दिए गए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर 1% की ही बैंक का प्रोविजनिंग करेंगे, जो कि पहले 5% की उनको करनी पड़ती थी। ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। दैट मीन्स कि बैंक जो होंगे अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को आसानी से फाइनेंस कर पाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं करनी है अपनी बुक्स में। सर ये कितना बड़ा बूस्टर माने कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए? ये डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अच्छा आई थिंक ये डिसीजन है, और मुझे लगता है इनकी बैलेंस शीट्स भी अच्छी होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आरबीआई ने थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स बढ़ाए, तो क्लियरली आई थिंक इसका असर आपको आने वाला क्वार्टर में नहीं बट एटलीस्ट सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, कौन सी कंपनीज इसमें फोकस करनी चाहिए जहां पर कि बेट लगाई जा सकती है? ठीक है, मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अगर आप बड़े कंपनीज में देखें तो मेरे ख्याल से एलएनटी है, फिर एनसीसी है, एनबीसीसी है, उसके बाद ईपीसी में काफी जो बड़ी कंपनियां हैं मेरे ख्याल से जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन और सिविल का काम करती है, तो वहां पे फोकस करिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए ये जो असर है विवेक, ये शायद आपको इमीडिएटली नंबर्स में नहीं देखेगा। जो जून का क्वार्टर आने के बाद मेरे ख्याल से मैनेजमेंट से जब फ्रेश कमेंट्री मिलेगी तभी शायद आपको एक मोटा मोटी अंदाजा आएगा कि कितना फर्क इनको मटेरियली नंबर्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। अगली खबर सर, कंटेनर कॉर्प, यहाँ पर जो बोनस आ रहा था उसकी डेट डिसाइड हो गई है। 4 जुलाई को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है। 7 जुलाई को बोनस का अलॉटमेंट हो जाएगा और 8 जुलाई से जो नए शेयर जिन भी लोगों को मिले हैं बोनस के वो ट्रेड करने लगेंगे। 4 शेयर पर एक बोनस शेयर की अनाउंसमेंट कंपनी ने पहले ही कर दी थी। रिकॉर्ड डेट अब 4 जुलाई को होगी, यानी कि 4 जुलाई को जिसका अकाउंट में शेयर होंगे पुराने वाले कंटेनर कॉर्प उसको एक बोनस शेयर मिल जाएगा। सर पहले तो कंटेनर कॉर्प पर आपकी राय, क्योंकि इस अनसर्टेन मार्केट में जहां पर कि ग्लोबल ट्रेड फंसा हुआ है, जहां पर माल की आवाजाही फंसी हुई है, हालांकि ये तो रेलवे से जुड़ी हुई है, इंटरनल मामला है इनका, लेकिन फिर भी जब ओवरऑल जब एक्सपोर्ट हिट होते हैं, आपके इंपोर्ट हिट होते हैं, तो आपका जो इंटरनल लॉजिस्टिक मामला है वो भी थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है। आपको लगता है कि कंटेनर कॉर्प पर बोनस के लिए प्ले करें या इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए प्ले करें, और कैसे करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कंटेनर कॉर्प तो ऐसी कंपनी है जो एक डोमेस्टिक प्लेयर, जो हमारे रेलवे लॉजिस्टिक प्लेयर के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग बेट कर रहे हैं।
और डोमेस्टिक रेलवे सेक्टर में तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर किसी का निवेश करने का विचार है तो अच्छा प्राइस है, आपको बोनस भी मिल रहा है। नजरिया अगर आपका 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली इस प्राइस से मुझे लगता है काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए, स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू रखिए, क्योंकि रेलवे सेक्टर में भी गवर्नमेंट बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही है और इनका कोई ग्लोबल मार्केट पे लेना देना है नहीं। आई थिंक ज्यादातर जो डोमेस्टिक रेलवे सेक्टर में जो गुड्स की मूवमेंट होती है वहां पे इनको एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। तो जितने फ्रेट कॉरिडोर अभी डोमेस्टिक मार्केट में बन रहे हैं, इसका फायदा जरूर कंटेनर कॉर्पोरेशन को मिलेगा। ठीक है अविनाश सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी रडार पर इस समय कौन से शेयर हैं, क्या खरीद रहे हैं आप? देखिए, हमको लगता है कि जो डोमेस्टिक थीम्स है वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे अभी होटल सेक्टर है, हमको अभी भी लगता है कि इंडियन होटल्स एक अच्छा स्टेबल प्लेयर है, जो जो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज उनको ये वॉर से या कोई ग्लोबल फैक्टर से होने वाला नहीं है। पिछले साल करीबन 8,000 करोड़ पे 2,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। इस साल हमको लगता है कि 24-2500 का प्रॉफिट कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो यहाँ पे कम से कम 900 रुपए का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत स्टेबल प्लेयर है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कमेंट्री इनकी आई है फोर्थ क्वार्टर के बाद, नंबर्स FY 26 के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा स्टॉक विवेक जो हमको पसंद है वो है वरुण बेवरेजेस। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि गर्मियों के सीजन में इनके सेल ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे ही बारिश आती है तो लोग कम पीते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, जो कोला कल्चर हमारी कंट्री में हुआ है, आज का जो यंगर जनरेशन है उनको बेवरेजेस और कोला ड्रिंक से काफी लगाव है। तो ये कंपनी है जो मार्केट लीडर है, पेप्सी का फ्रेंचाइज चलाती है, ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। पिछले साल इन्होंने 750 करोड़, 550 रुपए में रेस किया था। काफी बड़े फंड निवेशक इसमें निवेश कर चुके हैं। और नंबर्स की बात करें तो पिछले साल, दैट इज दिसंबर ईयर एंडिंग वाली कंपनी, दिसंबर 24 के लिए इन्होंने 20,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2600 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है। 450 का लेवल है। यहाँ से मुझे लगता है कम से कम 525, 525, 530 रुपए का एक नियर टर्म का टारगेट एटलीस्ट कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में पॉसिबल है, क्योंकि अगले साल हमारा मानना है कि करीबन 31-3200 करोड़ का पैट आएगा। तो देखिए, ऐसी कंपनीज में आपको निवेश करना है जो सेफ है, ब्लू चिप कंपनियां हैं और जो मार्केट की वोलेटिलिटी को अच्छी तरह से सह सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक दो अच्छे विकल्प हैं जो निवेशक यहाँ पे अपना पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस और इंडियन होटल पर अविनाश सर काफ़ी समय से बुलिश हैं, काफ़ी अच्छा चला भी सर के बोलने के बाद। और वरुण बेवरेजेस और इंडियन होटल यहाँ पर लगभग 20% के अपसाइड आपको दोनों ही काउंटर्स पर मिल जाएंगे। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर।